इस आर को ब्रेक करना है आर एक्स और आर वाई में। कैसे करेंगे? आर की हेड से एक 90 डिग्री लाइन वाई एक्सिस पर और एक 90 डिग्री लाइन एक्स एक्सिस पर। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ कर्व्स या बैंक कर्व्स। बैंक कर्व्स आपके पास क्या होते हैं कि लेट्स सपोज हम वैसे नॉर्मली क्या सोचते हैं कि हम एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, आगे कोई कर्व आया, हम ऐसे टर्न हो गए। अब आपके पास हमने ये बात पढ़ी है कि हम जब भी मूव करते हैं हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने ये बात पढ़ी है, हम यूँ खड़े में अगर मैं आगे जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो सरफेस है अर्थ की उसे पीछे फोर्स लगा रहा हूँ, सरफेस ऑफ अर्थ मुझे आगे फोर्स लगा रही है तो मैं आगे जा रहा हूँ। मीन्स हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर सकेंगे। बैंकिंग आपके पास एक ऐसा तरीका है कि हम फ्रिक्शन के बगैर भी मूव कर सकते हैं। इसमें आपके पास होता क्या है कि हम जो सरफेस है उसे ऐसे स्ट्रेट नहीं बनाते, थोड़ा सा एंगल पे बना देते हैं। जैसे हम एक कर्व पे जा रहे हैं, कर्व दो तरह से हो सकता है, ऐसे है कर्व और वो ऐसे सीधा सीधा आगे को मुड़ गया। दूसरा हम ऐसे सीधा सीधा आ रहे थे, जब कर्व आया तो कर्व कुछ ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग। रोड्स को जो थोड़ा सा टिल्ट बना देते हैं उसे हम बैंकिंग बोलते हैं। और बैंकिंग से फ़ायदा ये होता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा पाते हैं, या यूँ समझ लें कि हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मदद के बगैर, फ्रिक्शन के बगैर हम कोशिश करते हैं कि हम कर्व्स पे मूव कर सकें। उसे हम बैंकिंग ऑफ कर्व या बैंक कर्व्स बोलते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझें कि लेट्स सपोज एक गाड़ी है, वो नॉर्मल उस पर जा रही है, कोई बैंकिंग नहीं हुई भी, ऐसे सीधा सीधा ऐसे कर्व है और उसे मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये बना दिया। ये बिल्कुल एक ऐसे सर्कुलर पाथ ही है और कोई बैंकिंग नहीं हुई। बैंकिंग मीन्स बिल्कुल भी जो सरफेस है वो ऐसे टेढ़ी नहीं बनी हुई, बिल्कुल सीधी सीधी होके गोल जा रही है और बॉडी हमारी इस पॉइंट पे आ गई है। यहाँ इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही होंगी। कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं? पहली फोर्स तो इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड लग रहा होगा। दूसरी फोर्स कोई होगी, वो कौन सी फोर्स होगी? रिएक्शन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, जो कहाँ लग रहा होगा? वेट के अपोजिट लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बॉडी ना उस कर्व पे जमीन के नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये जो वेट है और रिएक्शन ऑफ द सरफेस, ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं। एक और फोर्स लग रही होगी, ये लेट सपोज ये इस सर्कल का सेंटर है तो एक फोर्स इसके ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी और वो फोर्स हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अब हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा है, लेक्चर 8 और 9 में, कि जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रही होती है वो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स मींस आपके पास टुवर्ड सेंटर लग रही है, एक्चुअली यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को कुछ इस तरह से कर्व में मूव करवा रही है। ऐसे ऐसे नॉर्मल कर्व है आपके पास, कोई बैंकिंग नहीं हुई। बैंकिंग मीन्स रोड बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल भी ऐसे टेढ़ा नहीं हुआ हुआ। और इसको सर्कल में कौन मूव करवा रहा है? फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन मूव करवा रहा है? क्योंकि वेट तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस से कैंसिल हो गया है, फ्रिक्शन उसको मूव करवा रही है। अब आपको इसके बाद अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो आपके लिए पूरा टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। पहला है कि आपके पास जो बाइकर है वो गिरता नहीं है एक डेथ वेल में। डेथ वेल मीन्स मौत का कुआं। मौत का कुआं आपने देखा है, ऐसे गोल होता है, उसके अंदर बाइकर्स बाइक घुमा रहे होते हैं। लेट सपोज एक मौत का कुआं कुछ इस तरह का हम बनाते हैं और बाइकर इसके अंदर ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेट सपोज अभी वो इस सर्कल में घूम रहा है, मीन्स ऐसे इस पॉइंट पे आया हुआ है और बाइकर यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे। तो अब आपके पास बाइकर का वेट कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये बाइकर का वेट आ गया। अब इसके बाद रिएक्शन ऑफ द सरफेस कहाँ लग रही होगी? हमारे माइंड में डायरेक्टली आएगा रिएक्शन ऑफ द सरफेस वेट के अपोजिट लग रही होगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है वो सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है, तभी हम उन्हें नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस बोलते हैं।
किस तरह से कि लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा वेट लग रहा है डाउनवर्ड और रिएक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड लग रही है। रिएक्शन ऑफ द सरफेस क्यों अपवर्ड लग रही है? क्योंकि रिएक्शन ऑफ द सरफेस हमेशा सरफेस के 90 डिग्री लगती है। लेट सपोज मैं थोड़ी देर के लिए स्पाइडरमैन बन गया हूं और मैं ऐसे खड़ा हूं। अब मेरा वेट कहाँ लग रहा है? मेरा वेट स्टिल डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन रिएक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड नहीं लग रही होगी। अब क्यों? रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऐसे लग रही होगी। उसका रीजन ये कि रिएक्शन ऑफ द सरफेस को सरफेस के परपेंडिकुलर होना होता है। एक तीसरा केस भी देख लेते हैं। लेट सपोज अब मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरा वेट कहां लग रहा है? वेट मेरा स्टिल डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन रिएक्शन ऑफ द सरफेस इस तरह से लग रही है। कैसे? सरफेस के उसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखें, सरफेस ये रही, तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस कैसे लग रही है? कुछ ऐसे लग रही है। इस बार ये जो बाइकर है वो नीचे नहीं गिरता। वो नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स और लग रही है अपवर्ड, जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स ने वेट को बैलेंस कर दिया, और टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लग रही है वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है, जिसे हम आर बोलेंगे। और जो टुवर्ड सेंटर फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है यही इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेट को फ्रिक्शन ने कैंसिल कर दिया, तो बाइकर को सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो घुमा रही है वो एक्चुअली रिएक्शन ऑफ द सरफेस है। और यहाँ पे जो कार मूव कर रही थी उसे सर्कल में घुमाने वाली फोर्स फ्रिक्शन है। मीन्स सर्कल में बॉडी को फ्रिक्शन भी घुमा सकते हैं और रिएक्शन ऑफ द सरफेस भी घुमा सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है कि आपके पास एक प्लेट है लेट सपोज, और वो प्लेट ऐसे रोटेट कर रही है बहुत तेज तेज। कुछ इस तरह से उस प्लेट को बनाते हैं। यहाँ पे लेट सपोज ये आपकी प्लेट है, ये पूरी एक सर्कुलर प्लेट है। हमने इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश की है, और इसमें कॉइन आपके पास, हमने यहाँ पे एक कॉइन रख दिया। ऐसे ये घूम रही थी, इसके इस पॉइंट पे लाके हमने एक कॉइन रख दिया। अभी ये प्लेट आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है, ये कॉइन भी प्लेट के साथ साथ घूमता रहेगा। हमने अचानक से क्या किया? प्लेट को पकड़ा और बहुत तेजी से घुमा दिया ऐसे करके। अब क्या होगा? ये कॉइन सर्कल से बाहर चला जाएगा, कुछ ऐसे। कॉइन क्यों सर्कल से बाहर चला गया, उसे देखने के लिए हमें इस पे फोर्सेस देखनी पड़ेंगी। पहली फोर्स कौन सी लग रही है? इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इस बात को आप याद रख लें। प्लेट कैसे है? ऐसे, तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऐसे अपवर्ड लग रहा होगा। तो इस बार वेट को रिएक्शन ऑफ द सरफेस फिर से कैंसिल कर रहा है, और टुवर्ड सेंटर कौन सी फोर्स लग रही होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हमने प्लेट को बहुत तेजी से घुमाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम पड़ गई इसे यहाँ पे रोकने के लिए, और क्या हुआ? कॉइन बाहर चला गया। अच्छा, ये कॉइन किस तरह से बाहर जाएगा? इसे आप ऐसे देखें कि लेट्स सपोज ये रही थी वो प्लेट, कॉइन यहाँ पड़ा हुआ है, तो कॉइन हमेशा टेंजेंट टू सर्कल जाएगा। मीन्स कॉइल जो है वो इस सर्कल में नहीं है, कॉइन एक्चुअली इस सर्कल में घूम रहा था, इस सर्कल के टेंजेंट जाएगा। टेंजेंट ऐसी लाइंस होती हैं जो एक सर्कल को एक ही बार टच करती हैं। जैसे ये लेट्स सपोज ऐसे मूव कर रही है, और इस पॉइंट पे अगर कॉइन होता तो वो ऐसे चला जाता, इस पॉइंट पे अगर कॉइन होता तो वो ऐसे चला जाता, तो टेंजेंट टू सर्कल जाएगी। ये दो क्वेश्चंस बताने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। हमने इन दोनों में डिफरेंस रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो सकती है, फिर हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है रिएक्शन ऑफ द सरफेस सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अब हमने उसी को देखते हुए यहाँ आना है कि फोर्सेस एक बैंड कर्व पर को, यहाँ पे तो अनबैंड कर्व था, बैंड कर्व पर कैसे लगेंगी? बैंड कर्व कैसे होते हैं कि लेट्स सपोज, वैसे आपकी फिजिक्स की बुक है का एक पाथ है जो ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, जैसे ही पाथ घूमता ना वो कुछ ऐसे टेढ़ा बना गया, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसे बनाया गया, उसको किसी एंगल पे बनाया गया उस कर्व को। इस तरह के कर्व्स को हम बैंड कर्व्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया? ताकि अगर ऐसा हो कि फ्रिक्शन लेट सपोज नहीं है, लेट सपोज वहाँ पे कोई ऑयल का ट्रक
गिर गया, ऑयल ऑयल हो गया, तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, हमारे पास बैंकर्स क्या करते हैं कि फ्रिक्शन की डिपेंडेंस को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स जो गाड़ी है वो फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, बल्कि वो बैंकिंग के एंगल पर डिपेंड कर रही होगी। बैंकिंग एंगल मीन्स कि वो किस एंगल पर बनाया गया, कुछ ऐसे समझे। लेट्स सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और जो वो जो रोड है वो कुछ इस एंगल पे बनाया हुआ है। या एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, कुछ इस एंगल पे बनाया हुआ है, ऐसे रोड जा रहा है आपका। कैसे, रोड को ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे टेढ़ा बनाया गया है। और ये रोड ऐसे आगे की तरफ कहीं भी जा रहा है, जितना भी आगे जा रहा है ऐसे जा रहा है। और आप एक कार में थे और वो कार इस पॉइंट पे आ गई है, यहां पे आपकी कार है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो आपकी कार पे जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी लग रही होंगी। सबसे पहला वेट। वेट हमेशा आपको याद रखना है। और वेट कहां लगेगा, हमेशा वेट डाउनवर्ड लगेगा। ये आ गया आपका वेट। दूसरी चीज, यहां पर रिएक्शन ऑफ द सरफेस भी तो लग रही है। रिएक्शन ऑफ द सरफेस कहां लगेगी हमारी, ये केस कौन सा बन गया आपका, वो मैंने मिटा दिया। जब हम सीधे खड़े हुए तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऊपर लगेगी, जब हम ऐसे खड़े हुए तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस कुछ यूं लगेगी। और अगर हम किसी एंगल पर खड़े हुए हैं तो वेट तो स्टिल डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन रिएक्शन ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। तो ये वाला केस बिल्कुल ये वाला आ गया है कि रिएक्शन ऑफ द सरफेस कैसे लग रही है, कुछ ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये आपकी आ गई रिएक्शन ऑफ द सरफेस। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस सपोज करते हैं कुछ इस तरह से कि लेट सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमने क्या करना है, ये जो रिएक्शन ऑफ द सरफेस है इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है। कैसे करेंगे देखते हैं। आपने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि लेट सपोज आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक फोर्स ऐसे है आपके पास F। इसे हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, इसके हेड से, वेक्टर के हेड से एक लाइन वाई एक्सिस पे बनाएंगे और एक एक्स एक्सिस पे। वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स अगर आप देखें मैंने एक ये लाइन बनाई, ये वाई एक्सिस पर 90 डिग्री बना रही है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह की एक लाइन एक्स एक्सिस पे बना दें, देखें ये भी 90 डिग्री पे। तो आपके पास यहाँ पे हम दो वेक्टर्स बनाएंगे, एक वेक्टर ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया। जो वाई एक्सिस पे उसे हमने एफ वाई बोल दिया, जो एक्स एक्सिस पे उसे हमने एफ एक्स बोल दिया। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे भी करना है, इस आर को ब्रेक करना है आर एक्स और आर वाई में। कैसे करेंगे, आर की हेड से एक 90 डिग्री लाइन वाई एक्सिस पर और एक 90 डिग्री लाइन एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, एक ये आ गया, ये y पे है तो ये आर वाई, ये x पर है तो ये आर एक्स। अब आपके पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा थीटा, और इस थीटा को हम बोलते हैं बैंक्ड एंगल या बैंकिंग एंगल भी बोलते हैं। जो थीटा यहाँ बन रहा होगा वही सेम थीटा आपके पास यहाँ पर भी बन रहा होगा। इसको समझते हैं कि ये कैसे एंगल सेम है। इसे हम उठा के एज इट इज यहां बनाते हैं। लेट्स सपोज कुछ ऐसे। अब आपके पास ये जो आर वेक्टर है ये और आर वाई को उठा के हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये रहा आपका वही आर वेक्टर, जैसे वहाँ बना है वैसे ही यहाँ बना रहे हैं, बस थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। और ये आपका आर वाई, ये आर वेक्टर और ये आर वाई। मैंने आपसे कहा कि जो एंगल यहाँ बन रहा है वही यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक्स और वाई एक्सिस सपोज की हुई है, मैं यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, वाई नहीं बना रहा। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ ऐसे, सही। आप यहाँ पे देखें, आपने एक थ्योरम पढ़ा है,
क्लास 9 में ये थ्योरम पढ़ा था कि लेट सपोज एक लाइन है, इस लाइन को आप ये वाली लाइन सपोज करें, इसे दो लाइंस कट कर रही हो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसे दो लाइंस अगर कट कर रही हैं तो जो एंगल थीटा यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, वही सेम एंगल यहाँ बनेगा और वही सेम एंगल यहाँ बनेगा। तो अगर इसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ, आपका एक एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, वही ये वाला देखें, वही सेम एंगल यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पर सेम एंगल है। अब आपके पास ये जो आर है, ये आर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है आर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल 90 है, उसमें से अगर मैं थीटा को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब लेट सपोज मैं यहाँ वाले एंगल को एक नाम देता हूँ फाई, इसको फाई बोलते हैं, इस एंगल को मैं फाई बोल रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखें आर वाई का एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा और इसके अंदर इस फाई एंगल को भी ऐड करें, प्लस फाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ऐड किया और इसको ऐड कर दिया। ये किसके बराबर है, टोटल 90 डिग्री के। इस 90 से ये 90 कैंसिल, थीटा माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो फाई बराबर हो गया थीटा के। इसका मतलब ये जो फाई एंगल है ये क्या है, थीटा है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तभी मैंने यहाँ और यहाँ थीटा लिख दिया कि जो एंगल यहाँ होगा वही सेम एंगल यहाँ पर भी होगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस पे आ रहे हैं, ये आपको फोर्सेस समझ आ गई कि एक बैंक कर्व पर फ्रिक्शनलेस बैंक कर्व, सिर्फ बैंक नहीं, फ्रिक्शनलेस बैंक कर्व, फ्रिक्शनलेस बैंक कर्व को हम आइडियल बैंकिंग भी बोलते हैं। इसमें किस तरह से फोर्सेस लग रही है अभी हमने ये देखा है। अब हमने इस थीटा को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाना है जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग डिपेंडेंस ऑन एंगल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। इसको करने के लिए आपको इन वेक्टर्स को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर्स काफी छोटे बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, इस आर वाई को उठा के यहाँ ले आते हैं, ये आ गया हमारा आर वाई वेक्टर। सही, वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज किए बगैर उन्हें मूव किया जा सकता है। इस आर वेक्टर को उठा के हम यहां ला रहे और इस आर एक्स को उठा के हमने यहां ऊपर ले आया ताकि एक कंप्लीट ट्राइंगल बन सके। हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा यहां पे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस ट्राइंगल में बेस कौन सी साइड है, तो हो सकता है आप आर एक्स बोलें, हो सकता है आर वाई बोलें, लेकिन बेस जो है वो आपके पास आर वाई है। क्यों आर वाई है, हमेशा जिसके साथ एंगल और 90 डिग्री जिस साइड के साथ बनेगा वो बेस होती है। यहाँ पे देखें एंगल भी इस साइड के साथ बन रहा है, 90 भी, तो ये वाली जो साइड है ये आपके पास बेस है। और बेस के साथ कॉस थीटा लगता है, मीन्स ये जो आर वाई है ये बराबर हो जाएगी आर कॉस थीटा के और आर एक्स बराबर हो जाएगी आर साइन थीटा के। मे भी आपके माइंड में ये बात है कि आर एक्स को बेस होना चाहिए था क्योंकि एंगल तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन जो एंगल हम सपोज करते हैं हम उसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। हमने इस एंगल को सपोज नहीं किया तो हम इसके रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे। अब आप वापसी थोड़ा सा यहाँ पे अगर आए, आर वाई को डब्ल्यू कैंसिल कर रहा है, वेट कैंसिल कर रहा है। क्यों, ना बॉडी हमारी नीचे जा रही है, ना जमीन के अंदर जा रही है और ना हवा में उड़ना शुरू हो रही है। आर वाई और डब्ल्यू इक्वल है, अपोजिट है, तो कैंसिल कर रहे हैं। जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो आर एक्स है। इसको आप कुछ ऐसे देखें, ये आपकी बुक है, ऐसे करके एक कर्व आया था कुछ ऐसे, तो एक पूरा ऐसे कर्व होगा, उसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, कुछ ऐसे जैसे हमने पहले देखा कि ये कर्व लेट्स सपोज ऐसे अगर जा रहा है बॉडी यहाँ पे, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। अगर हम इसको डॉटेड करके पूरा बनाएं और सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, वो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। और यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो आर एक्स है। मीन्स यहाँ पे जो आर एक्स है एक्चुअली यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रही होती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, हमें ये बात पता लगी कि आर एक्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। हमने यहाँ लाके लिख दिया कि जो
आर एक्स से एक्चुअली वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का तो हमें फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से पता है, क्या होता है mv² डिवाइडेड बाय आर, और आर एक्स भी पता लग गया हमें कि आर एक्स बराबर है आर साइन थीटा के। इन दोनों को हम यहाँ पुट करवाते हैं, आर एक्स की जगह आर साइन थीटा विच इज इक्वल टू एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय आर। इसको हमने कह दिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब y एक्सिस में आते हैं हम। अगर y एक्सिस में आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम एक फॉर्मूला लगाते हैं एफ नेट इक्वल्स टू, यानी कि y एक्सिस में जो नेट फोर्सेस हैं हम वो देखना चाह रहे हैं, जो बराबर होंगी तो हम सारी की सारी फोर्सेस को ऐड कर देंगे और हम बोलते हैं कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड वाली हैं वो नेगेटिव, और सब फोर्सेस कहाँ सम कर रहे हैं y एक्सिस में। इस एक्सप्रेशन को आप समझें, इसमें जो ये मैंने सिंबल लिखा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं समेशन। समेशन माने होता है ऐड करना। हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं फोर्सेस को y एक्सिस में, और अपवर्ड वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड वाली को नेगेटिव ले लेंगे और नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स क्या होती है कि y एक्सिस में जो ओवरऑल फोर्स लग रही है, अगर आप देखें ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इसका मतलब y एक्सिस में जो फोर्सेस का सम है वो 0 है। एफ नेट क्या हो जाएगा 0। इसको बिल्कुल ऐसे समझें कि लेट्स सपोज बीच में एक कोई लकड़ी का वो कोई चीज़ है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और उस तरफ आप खड़े हुए आप भी फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ना मैं आगे उसको लेके जा पा रहा हूँ ना आप। इसका मतलब जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं उतनी ही मैं लगा रहा हूँ, आपकी फोर्स से मेरी फोर्स कैंसिल हो रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, आर वाई से डब्ल्यू कैंसिल हो रहे हैं तो ओवरऑल फोर्स क्या हो गई 0, जिसे हम एफ नेट नेट रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। और अपवर्ड वाली फोर्स पॉजिटिव, अपवर्ड है आर वाई, डाउनवर्ड वाली फोर्स नेगेटिव माइनस वेट, W माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, W इक्वल्स टू आर वाई। इसे थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें तो हम ऐसे लिख देते हैं आर वाई इक्वल्स टू W। अब आर वाई किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के। हम लिखते हैं कि हमें ये बात पता है कि आर वाई बराबर है आर कॉस थीटा के, और हमें W का भी तो फॉर्मूला पता है, W इक्वल्स टू एम जी। आर वाई की जगह आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम जी। हमने कहा कि ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यहां लाके डिवाइड कर लेते हैं। आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय mg। हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड राइट पे डिवाइड हो जाती है और लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड हो जाती है। अब आपको इस डिवीजन को करना आना चाहिए। ये डिवीजन किस तरह से होती है, आपके पास लेट्स सपोज a/b लिखा हुआ है, इसमें ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर आपके पास कुछ ऐसे लिख दिया जाता है a/b डिवाइडेड बाय c/d, अब क्या हुआ, नॉमिनेटर के अंदर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये कि यहाँ का जो नॉमिनेटर है वो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और तरीका भी है, आप क्या करें, जो डिवाइड में वो इसके मल्टीप्लाई में ले आए, a/b है, मल्टीप्लाई में कैसे लाएंगे, इसको उल्टा कर दें, d/c, a/b मल्टीप्लाई d/c, और अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, c को किससे मल्टीप्लाई होना था, b से, c और b मल्टीप्लाई होंगे, d को a से मल्टीप्लाई होना था, d और a मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि इसके नीचे एक 1 है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा।
तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होते हैं, टेन थीटा के, विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एम वी स्क्वायर से, तो एम वी स्क्वायर ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एम जी मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, तो एम जी आर आ गया। एम से एम कैंसिल, हमारे पास टेन थीटा बराबर हो गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर, और टेन इधर प्लस का इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बैंकिंग के लिए एंगल आ गया। कि हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, अगर आप देखें ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, जो बैंकिंग एंगल है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस मीन्स लेट्स सपोज एक ये कर्व है, इसका सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है आर वो, और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है बैंकिंग एंगल। इससे समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कहीं मास का फैक्टर नहीं आ रहा। मास का फैक्टर ना आने का मतलब ये है कि जो बैंकिंग एंगल है वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब ये कि एक बाइक एक कर्व पे मूव करती है, बैंकिंग कर्व बैंक्ड कर्व पे, या एक ट्रक बैंक्ड कर्व पे मूव करता है, मास का फैक्टर है ही नहीं। दोनों के ऊपर सेम फोर्सेस लग रही होंगी, मास डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब आपके पास अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो आपके पास थीटा भी बढ़ेगा। मींस अगर आपको तेज स्पीड में मूव करना है तो बैंकिंग एंगल भी ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम स्पीड में मूव करेंगे तो बैंकिंग एंगल भी कम रख लें, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे हैं और आप अपनी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, सेम एंगल ये एंगल है, और आप अपनी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, आप अपनी वेलोसिटी को वापसी कम करना शुरू करते हैं, आप वापसी अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे होंगे तो आप कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर ऐसे मूव करते रहेंगे। तो ये आपके पास क्या था, बैंक कर्व्स या बैंकिंग ऑफ कर्व्स। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।